नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज एक विशेष विषय वस्तु पर चर्चा करने हेतु आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम सबको प्रायः एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि हमारे लिए कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समय अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन विडंबना इस बात की रहती है कि हम पता कैसे करें, पहले से ही ये अनुमान कैसे लगा लें कि कोई व्यक्ति हमारे लिए शुभ रहने वाला है, कोई भी स्थान हमारे लिए शुभ रहने वाला है या कोई भी समय हमारे लिए शुभ रहने वाला है या अशुभ रहने वाला है। तो ज्योतिष के माध्यम से अनेक प्रकार से इन विषय को देखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन उन्हीं विषयों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सम्मानित है, सबसे प्रामाणिक है, जो गणना द्वारा सिद्ध है, ऐसा एक विषय जिसको कहते हैं तारा विचार। जी हाँ, ये तारा विचार वही तारा विचार है जो भावी दंपति जिनका विवाह होने वाला होता है, तो गुण मिलान के दौरान 8 चीज़ों का जो मिलान होता है, अष्टकूट मिलान के अंतर्गत तारा मिलान भी आता है, तारा विचार भी आता है। और ये देखा जाता है तारा विचार के माध्यम से कि जिनका भी ये विवाह होने जा रहा है वो एक दूसरे के लिए कितना शुभ हैं, कितना अशुभ हैं। और अगर ये अशुभ है तो विवाह नहीं हो सकता, और अगर शुभ है तारा तो विवाह हो सकता है। उसी प्रकार से इसकी उपयोगिता उस समय भी बढ़ जाती है जब उसका विवाह हो रहा होता है, और इसके साथ में उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार या 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार, उस समय भी तारा विचार देखा ही जाता है। मतलब समय का आकलन, मुहूर्त का आकलन भी तारा विचार के माध्यम से होता है। वहीं व्यक्तियों का आकलन भी तारा विचार के माध्यम से होता है, और स्थान के बारे में भी आप तारा विचार के माध्यम से यह आकलन कर सकते हैं कि वो स्थान विशेष आपके लिए शुभ है या अशुभ है। मित्रों, तारा विचार देखा कैसे जाता है, होता क्या है, अब ये जान लीजिए। तो तारा 9 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र हैं। वस्तुतः जिस व्यक्ति के बारे में यह देखा जा रहा हो कि उसके लिए तारा शुभ है या अशुभ है, उसके नक्षत्र से, और जिसके लिए देखा जाता है उसके नक्षत्र तक गणना करने पर ये 9 तारों में से कौन सा तारा प्राप्त हो रहा है, उसी के अनुसार आपको ये जानना चाहिए कि ये तारा मिलान शुभ है या अशुभ है। इसमें जो तीसरे नंबर का तारा है विपद, और 5वें नंबर का तारा है प्रत्यरि, और 7वें नंबर का तारा है वध, अगर ये तारा आपसी गणना में आ रहे हों तो समझ लीजिए कि अशुभ है। इसके अलावा जो भी तारा आएगा वो सभी शुभ की गणना में आते हैं। तो मित्रों, इसको निकालने का तरीका क्या है ये समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में गणना करना हो अगर कि वो व्यक्ति आपके लिए शुभ है या अशुभ है, तो कैसे गणना करेंगे। मान लीजिए आपकी राशि आपकी नक्षत्र मेष राशि है और आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र अश्विनी है, और आपको जिसके बारे में पता करना है उसकी जो जन्म राशि है वो मीन है, और उसका जन्म नक्षत्र जो है वो रेवती है। अब आप अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक गिनेंगे तो आएगा 27, और रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र तक गिनेंगे तो आएगा 2। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि तारा तो कुल 9 ही हैं, और ये 9 तारों में ही कोई तारा आना चाहिए। तो अगर 9 से ज़्यादा संख्या प्राप्त हो रही हो तो उसमें 9 का भाग दे देना चाहिए। अब यहाँ 27 है अश्विनी से रेवती तक, तो 27 में 9 का भाग दे दीजिए, तो 9 त्रिक 27। अब यहाँ शेष आया 0, मतलब इसको 9वीं श्रेणी की तारा में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, 9वीं श्रेणी का जो तारा है हमने जो पूर्व में बताया वो है अतिमित्र। मतलब अतिमित्र तारा आया जब अश्विनी से रेवती तक हमने गणना की। अब रेवती से जो
अश्विनी तक गणना करना है, उसमें आया 2। अब 2 नंबर का जो तारा है उसको कहते हैं संपद, जन्म और संपद। अब ये जो संपद तारा है ये शुभ है, क्योंकि हमने पूर्व में ही बताया कि जो तीसरा तारा विपद और 5वां तारा प्रत्यरी और 7वां तारा वध, मात्र ये ही दूषित हैं, बाकी सभी तारा शुभ हैं। तो अब यहाँ एक आया संपद और दूसरा आया अतिमित्र। अब अतिमित्र और संपद दोनों शुभ हैं, मतलब जिसका भी नाम अश्विनी नक्षत्र से है या जिसका नाम भरणी माफ कीजिएगा रेवती नक्षत्र से है, वो दोनों व्यक्ति शुभ हैं एक दूसरे के लिए। तो ये तो हुई व्यक्तियों के बारे में। अब बात करते हैं किसी भी समय के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी शुभ समय मुहूर्त आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो समय आपके लिए शुभ है या अशुभ है। इसको पता करने के लिए भी विधि वही है। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र जो है वो अश्विनी है और आप जिस समय कोई कार्य कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर है, तो आप गिनिए अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, चौथे नंबर पे आ रहा है। और चौथे नंबर का जो तारा है वो है क्षेम, और क्षेम जो तारा है ये शुभ होता है। और इसी प्रकार से क्षेम से ये रोहिणी से आप अश्विनी तक गिन लीजिए। अगर तीसरा, 5वां या 7वें नंबर का मतलब विपद, प्रत्यरी और वध तारा नहीं आ रहा है तो वो समय आपके लिए शुभ है। अब एक जगह शुभ है एक जगह अशुभ है तो उसको सामान्य गणना में मानेंगे, मतलब आधा तारा मिलान है। दोनों जगह अशुभ है तो मतलब महा अशुभ है, और दोनों जगह शुभ है तो मतलब महाशुभ है। तो इस प्रकार से हमें आकलन कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए किसी भी स्थान के बारे में पता करना है आपको कि वो स्थान विशेष आपके लिए शुभ है या अशुभ है, तो विधि वही है। और विधि क्या है? विधि आपके जन्म नक्षत्र से जिस भी स्थान, उस स्थान का कोई ना कोई नाम होगा, उसके अनुसार उसकी कोई ना कोई राशि बनेगी और उस राशि के अनुसार कोई ना कोई नक्षत्र होगा। तो वो जो जिस स्थान का नाम आप विचार करना चाहते हैं उसका नक्षत्र कौन सा होगा ये देख लीजिए, पंचांग में आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद अपने नक्षत्र से उस स्थान के जन्म नक्षत्र तक उसके नक्षत्र तक गिन लीजिए, और जो भी गणना आए उसमें अगर 3, 5, 9वें तारा यानी वध, प्रत्यरी और विपद तारा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए फिर शुभ है। और अगर ये तीनों आ रहे हैं, विपद, वध और प्रत्यरी, तो समझ लीजिए अशुभ है। अब तारा की संख्या बस याद रखना है और एक बार उसको आकलन करके फिर से सुन लीजिए। सबसे पहला तारा है जन्म, दूसरा तारा है संपद, तीसरा तारा है विपद, चौथा तारा है क्षेम, 5वां तारा है प्रत्यरी, छठा तारा है साधक और 7वां तारा है वध और 8वां तारा है मित्र और 9वां तारा है अतिमित्र। तो ये प्रायः जन्म नक्षत्र से ही देखा जाता है, लेकिन अगर जन्म नक्षत्र प्राप्त ना हो तो आप अपना चलतू नाम का जो नक्षत्र बैठे पंचांग में देखने के बाद आप उसके अनुसार भी आकलन कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति और किसी भी प्रकार का समय अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना कल्याणकारी रहने वाला वो समय, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता दें, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।